देखिए, बहुत बड़ी खबर है। वाराणसी से बहुत बड़ी खबर मुख्तार अंसारी के लिए निकल के आई है। उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि इस मामले में भी, यानी जो शस्त्र लाइसेंस का जो फर्जी मामला 36 साल पुराना चला था, उसमें कहीं न कहीं इनको एक बड़ी सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास। यानी कि वो 302 के मामले में तो जेल में है ही, लेकिन ये जो आजीवन कारावास की जो सजा शस्त्र लाइसेंस के जो कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के लिए जो उनको सुनाई गई है, कहीं न कहीं ये बहुत ही निगेटिव है उनके लिए। अब सारी जिंदगी उनको जेल में रहना पड़ेगा। यह 8वां ऐसा मामला है जिसमें सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी पर अभी दर्जन भर मामले और चल रहे हैं कोर्ट में। वहीं 60 से ज्यादा कुल मुकदमे दर्ज हैं उनके। जो पूरे लाइफ की हिस्ट्री की अगर बात करें, आपराधिक हिस्ट्री की अगर बात करें, तो कहीं न कहीं आज को जो फैसला आया है वाराणसी कोर्ट से, यह बहुत ही ज्यादा दुख देने वाला है उनको, उनके परिवार को बहुत ज्यादा सदमा देने वाला है। तो कहीं न कहीं आज जो इन्होंने गलत किया था उस पर कोर्ट की मोहर लग गई है। राघवेंद्र, सबसे अहम यह है क्योंकि मुख्तार अंसारी का वो रुतबा याद करिए, उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं, आपको तो तमाम चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी कि कैसे इन तमाम स्थितियों के बीच मुख्तार अंसारी का वो दबदबा, लेकिन अब लगातार हर मामले में पैरवी होती है, सुनवाई होती है, गवाही होती है, और एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को इस पूरे मामले में बड़ा झटका लगा है। राघवेंद्र, देखिए, रुतबे की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी का अगर आप समय याद करेंगे उत्तर प्रदेश में ना, तो खुली गाड़ियों से घूमता था बंदूक लेकर, और मुख्तार के लिए कहा जाता था कि उसका निशाना अचूक हुआ करता था। एक बात और आपको बता दूं, जो पुलिस की सिक्योरिटी मुख्तार को जो मिलती थी, पुलिस की सिक्योरिटी को साइड करके अपने पर्सनल शूटर को पुलिस की वर्दी पहना के बैठाता था, ताकि अगर कहीं मुठभेड़ हो तो निशाना अचूक ना हो। वो गुंडई हुआ करती थी मुख्तार अंसारी की। तो कहीं न कहीं जो रसूख था, जो उसके भाई ने जो कमाया, जो उसने कमाया, आज उसी का फल भोग रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि एक वक्त था जब माफियाओं और अपराधियों की तूती उत्तर प्रदेश में बोला करती थी, लेकिन ये पहला मामला नहीं, कई बार ये उदाहरण दे दिया गया उत्तर प्रदेश से कि जहां पहले मामले खाली ट्रायल में रह जाते थे, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था, गवाही देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता था, आज नतीजा इन अपराधियों का ये है। देखिए, आज नतीजा तो यह है कि अपराधी पानी मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो जेल है वो उनके लिए सुरक्षित नहीं है, किसी दूसरे राज्य की जेल में उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, और जो बाहर हैं वो यूपी में नहीं आना चाहते थे। एक यह भी समय था अपराधियों के लिए कि गवाह जो है गवाही के लिए नहीं आते थे, पूरा परिवार उनका डरा होता था, गलती से वो गवाही में नाम उनका आ जाता था, लेकिन कभी सामना नहीं करते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है, एक एक करके बदमाश जो है, बिल्कुल राघवेंद्र, अपनी बात पूरी करिए। अभी हम लोग जी कोर्ट रूम से अभी बाहर हैं, चूंकि वहां पर मीडिया अलाउ नहीं था, वहां पर अलग से जाना पड़ेगा। अभी मैं कोर्ट रूम के बाहर हूं, और यहां पर चूंकि उससे जो रिलेटेड लोग हैं, वकील जो हैं, वो वहीं पर हैं, उनसे अलग से बारीकी में मिलकर उनसे बातचीत करेंगे इस मामले में। लेकिन मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, चूंकि हम लोग सुबह से यहां पर मौजूद हैं, और जिस तरह से जब 12:30 बजे जब यह शुरू हुई, तो एक बार टेक्निकल दिक्कत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाधा आई, जब 3 बजे तक लिए बढ़ा दिया गया, फिर चीजें उसको दुरुस्त की गई, और 3 बजे जब यह कोर्ट बैठी तो कहीं न कहीं यह फैसला सुना दी। चूंकि यह उम्मीद जताई जा रही थी कि जो अपराध है, जो जिस तरह से कागज तैयार किया गया था, कूट रचित जो दस्तावेज थे शस्त्र लाइसेंस को बनाने के लिए, जिस तरह से अनर्गल लाइसेंस और करके बंदूक अपने पास रखते थे अपराध करने के लिए, उन सब मामलों में यही उम्मीद थी कि कहीं न कहीं 10 साल से कम की सजा नहीं होगी। लेकिन उम्र कैद की सजा आई, उम्र कैद की सजा मिली, यह बड़ी बात है। बिल्कुल राघवेंद्र, लगातार आप बता रहे हैं उम्र कैद की सजा मिली। अफजार अंसारी की जो सदस्यता अभी हाल ही में बहाल की गई थी, और अब चुनाव भी हैं, तो इस सजा का असर उनके भाई पर कितना पड़ने वाला है, क्या देख रहे हैं इसको लेकर? देखिए, उनके भाई पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो मामले हैं, अगर इसमें अगर उसको राहत मिलती तो कहीं न कहीं वो जमानत लेने की कोशिश करता, चुनाव के लिए प्रचार करता, प्रसार करता। लेकिन जिस तरह का ये मामला आया है, अब तो जमानत भी नहीं मिलेगी, चूंकि धीरे धीरे 7 मामले ऐसे हो चुके हैं जिनमें उनको सजा सुनाई गई है। तो अगर आप एक एक करके राघवेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मोदी की गारंटी की, यानी कि देश भर में सीए लागू करने की। सीए
नागरिकता देने वाली है भारतवंशियों को। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। सीए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। तो जहां सीएए की गारंटी पूरी हो गई है, वहीं विरोधियों के राजनीतिक सुर भी तेज होते सीएए को लेकर नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने बड़ी बात कह दी है, सीएए लागू होने को लेकर कहा है कि हमें डिटेंशन सेंटर नहीं चाहिए, सीएए एनआरसी से जुड़ा हुआ है, यह भी कहा है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर भड़काने की कोशिश सीएए पर की जा रही है। ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया कि हमें कोई डिटेंशन कैंप नहीं चाहिए। देखिए, अभी देश में इलेक्शन है, जानबूझ के चुनाव का 2 दिन पहले किया। अभी हर लोगों ने चुनाव लेके बिजी है, लेकिन हमारा चुनाव में एक बड़ा इशू है। देखिए, अभी देश में इलेक्शन है, जानबूझ के चुनाव का 2 दिन पहले किया। अभी हर लोगों ने चुनाव लेके बिजी है, लेकिन हमारा चुनाव में एक बड़ा इशू है। चलिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शरणार्थियों पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया है मजनू के टीले से। दरअसल अब ये शरणार्थी फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे। डीडीए ने डिमोलिशन का दरअसल आदेश दिया था, अब अगली सुनवाई तक इस पर रोक लगी है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। दरअसल पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी मजनू के टीले इलाके में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और अब दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला कि किसी भी तरह से फिलहाल डिमोलिशन जो है वो अभी नहीं होगा। अगली सुनवाई यानी कि 19 तारीख तक इस पर रोक लगी हुई है। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मजनू का टीला वो इलाका जहां पर तमाम शरणार्थी रहते हैं और अब इस बात का जिक्र किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि इन लोगों को यहां से फिलहाल नहीं हटाया जाएगा, यानी कि इनके लिए यह राहत की खबर है। सीए एक तरफ लागू हुआ, ऐसे में अब इन लोगों को उम्मीदें बहुत जल्द नागरिकता मिलने की हैं, यानी कि इन तमाम उम्मीदों के बीच एक और राहत की खबर। बिल्कुल, जतिन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जतिन, डीडीए की तरफ से डेमोलिशन को लेकर जो कार्रवाई होनी थी उस पर रोक लगाई गई है, कहीं ना कहीं एक राहत की बात इन शरणार्थियों के लिए है। आज बिल्कुल अगली तारीख जो है वो 19 रखी गई है और 19 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। हालांकि एक बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि मैं अपने विजय को अगर कहूं कि तस्वीरें अगर आपको यहां पर दिखाएं तो उस तस्वीरों में आप समझ पाएंगे कि कच्चे पक्के मकान है और तकरीबन 150 इस तरीके के मकान है और 900 लोग यहां पर मजनू के टीले इलाके में रह रहे हैं। लोगों से भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि हाईकोर्ट ने जो राहत दी है उसको किस तरीके से देख रहे हैं। हाईकोर्ट ने जो आपको आज राहत दी है उसको किस तरीके से देख रहे हैं। डीडीए कार्रवाई करना चाह रहा था कि जो 150 के आसपास यहाँ पर मकान बने हैं उसको हटा दिया जाए। नहीं, अभी नहीं हटेगा। हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के और कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं और भाजपा के कार्यकर्ता जितने भी हैं वो सब एलजी साहब से मिल के आए हैं और एलजी ने आश्वासन दिया है कि जब तक इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर नहीं दिया जाएगा तब तक ये लोग यहाँ रहेंगे, इनको नहीं हटाया जाएगा। अच्छा, घर टूटने का डर था, डीडीए के ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुंचे थे, आप लोगों ने कोर्ट का रुख किया, लग रहा था कि जो आशियाना आप लोग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं छिन जाएगा। सर, उन्होंने ज़रूर कोशिश करी है और हमें भी डर था, अगर कोर्ट वाकई में आदेश नहीं देता तो हमें हटाया जाता था। लेकिन उन लोगों की एक भूल है कि क्या हिंदुस्तान में से हिंदू को हटाया जाए या ठीक है? खुद बैठ के विचार करो कि हिंदुस्तान में से एक हिंदू को हटाया जाए ये ठीक रहेगा? इसे सोचना चाहिए। पीड़ित हैं हम, कहाँ जाएं? क्यों पाकिस्तान बनाया था? जब सबको एक साथ मिलके रहना था तो पाकिस्तान क्यों बनाया था? क्यों अफगानिस्तान बनाया था? तो कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। डर था कि कहीं आशियाना ना टूट जाए। कितने बिल्कुल जतिन, जिस तरह से आप बता रहे हैं लोग अपना दर्द यहाँ जाहिर करें, फिलहाल रोक लगा दी है कोर्ट ने। 19 मार्च के बाद अगला फैसला होगा। बहुत शुक्रिया।